Hello everyone. We are reading the chapter 2 of civics, that is federalism. और फेडरलिज्म में अभी तक हमने रीड किया था व्हाट इज़ फेडरलिज्म। उसके बाद यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा था और फेडरलिज्म के साथ कंट्रास्ट किया था उसे। और उसके बाद जो है हमने फ़ीचर डिस्कस किए थे फेडरलिज्म के, और फीचर्स में हमने देखा था कि इसमें दो या दो से ज़्यादा लेवल होने चाहिए गवर्नमेंट के, और दूसरा है दोनों लेवल्स की जो ज्यूरिडिक्शन है, मींस टू से कि उनके जो पर्टिकुलर एरिया है वो मेंशन्ड होने चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों में से दोनों के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या कोई भी डिस्प्यूट होता है दोनों के बीच में, तो वो कौन सॉल्व करेगा? कोर्ट। और आफ्टर दिस हमने डिस्कस किया था कि जो हम जो फेडरल सिस्टम है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो वो सेफ गार्ड करता है हमारी यूनिटी को और हमारी रीजनल डाइवर्सिटी को मेंटेन भी करके रखता है साथ के साथ। तो ये सब हमने फेडरलिज्म के बारे में लास्ट पार्ट में कवर किया था। और अब हम फर्दर रीडिंग करेंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। भारत में ऐसा क्या है कि जो भारत को एक फेडरल कंट्री बनाता है। तो लेट्स रीड। We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि बेल्जियम और श्रीलंका में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होते हुए भी वो उन्होंने किस तरह से मैनेज की अपनी डाइवर्सिटी। What about a vast country like India with so many languages, religions and regions? What are the powers sharing arrangement in our country? हमारी कंट्री में बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, और स्टेट्स होने के बावजूद एक और जो है हमारी कंट्री में की ख़ास बात है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिटी हर चीज़ में, पहनने को लेकर, लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है, हमारे खान पान में डाइवर्सिटी है। मतलब एक राज्य के लोग जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं दूसरे राज्य के लोगों से। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी के होते हुए इंडिया को यूनाइट करना आसान नहीं था। तो किस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट ने अपनाया वो हम इस पार्ट में रीड करेंगे। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने कानून से ही देखते हैं पहले कानून ने किस तरह से संभाला इतनी डाइवर्सिटी को। इंडिया हैड emerged एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि पार्टीशन होकर ही इंडिया आज़ाद हुआ था। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसको बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ा था, अपना एक हिस्सा जो है वो एक अलग कंट्री बनानी पड़ी थी उसमें से। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। तो उसके बाद हम आज़ाद हुए उसके बाद जो है बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स आ गए थे, बहुत सारे छोटे छोटे रियासतें मैं बोलूँगी वो आ गई थी इंडिया में। तो अब उन रियासतों को किस तरह से हम जो है इकट्ठा करके रख सकते थे। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो हमारा संविधान है उसने डिक्लेयर किया कि इंडिया क्या है, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड मेंशन नहीं है फेडरेशन, लेकिन उसमें क्या मेंशन है, द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। जो बात वही है, थोड़ा सा घुमा के बोला गया बस कि जो इंडियन यूनियन है यानी जो स्टेट्स की यूनियन है, छोटे छोटे स्टेट्स हैं, इनकी जो यूनियन है वो किस पर बेस्ड है, एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। उस प्रिंसिपल का नाम क्या है, फेडरलिज्म। Let us go back to the seventh feature of federalism mentioned above. We can see that all these features apply to the provision of Indian Constitution. अगर हम ऊपर पढ़े हुए जो भी हमने पढ़े हैं अभी फीचर्स फेडरलिज्म के वो देखें तो हमें पता चल जाएगा कि इंडिया में ये सारी चीज़ें हैं। 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट भी है, दोनों के जो शक्तियाँ हैं वो स्पेसिफाइड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सब हो रहा है हमारे देश में, ये सारे फीचर्स यानी हमारी गवर्नमेंट में हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली we can see that all the features apply to the provision of Indian Constitution. The Constitution originally provided for a two-tier system of government. तो ओरिजिनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 2 tier सिस्टम पे बेस्ड था, यानी 2 लेवल थे पहले हमारी गवर्नमेंट के मेंशन्ड हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद जो है व्हाट वी कॉल अ सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो दो लेवल कौन कौन से थे, एक तो थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, और दूसरी थी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। और उसके बाद में क्या हुआ, एक और लेवल इसमें एडअप किया गया। लेटर अ थर्ड टियर ऑफ फेडरलिज्म वॉज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। तो जो थर्ड टियर था, थर्ड लेवल था गवर्नमेंट का, वो भी बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। और वो कौन सा था, पंचायत्स और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जो आप देख रहे हो आजकल। As in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction. The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers between the union government and the state government. तो अब जैसे आपको मालूम है कि फ़ीचर क्या है फेडरलिज्म के, कि हमारे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेसिफाई होना चाहिए कि स्टेट के कौन से मैटर हैं और सेंटर के कौन से मैटर्स हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी साफ तौर पर 3 लिस्ट जो हैं वो मेंशन की हुई हैं, जिसमें अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के इश्यूज़ को बताया गया है। और दस इट कंटेन्स 3 लिस्ट, और 3 लिस्ट कौन सी हैं उनके बारे में रीड करते हैं। जो फर्स्ट लिस्ट है उसका नाम क्या है, यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। जो हमारी नेशनल इम्पॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं, जो हमारे देश से डील करते हैं, जो हर राज्य के लोगों को अफेक्ट करते हैं, वो वाले मैटर सच एज डिफेंस ऑफ कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी। तो ये जो सारे मैटर्स हैं, इससे कौन डील कर रहा है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट। यानी हमारा जो डिफेंस है कंट्री का फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है और करेंसी है। तो आप डिफेंस जो है, हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर किसी राज्य के साथ युद्ध हो तो हमारे देश के साथ युद्ध हो तो कोई राज्य तो लड़ने जाएगा नहीं, क्योंकि किसी राज्य के पास अपनी आर्मी नहीं है। इंडिया में कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो अपने हथियार रख सके अलग से, या फिर अपनी आर्मी जो है वो रख सके। तो किसको लड़ना पड़ेगा, कंट्री को। तो कंट्री का मैटर है तो इसको कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी तरह से फॉरेन अफेयर्स, विदेशी जो भी लोग हैं या विदेश जितने भी हैं देश अलग अलग, उनसे किस तरह के संबंध बनाने हैं वो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी। और उनके लिए क्या क्या व्यापारिक सौदे होने हैं या जो भी होना है, जितने भी विदेशी मैटर्स हैं उनको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करेगी। उसी तरह से बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी, नोटबंदी हुई या बड़ा कोई भी काम करेंसी से रिलेटेड कुछ भी हुआ, करेंसी बंद करनी है, न्यू करेंसी को इंट्रोड्यूस करना है, तो ये सभी मैटर्स किसके हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के। और दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड टू यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर। तो क्यों हमने ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए, क्योंकि हमें इन सभी मामलों में क्या चाहिए, यूनिफॉर्मिटी। दैट मीन्स कि एक जैसा होना चाहिए। डिफेंस जो ऐसा नहीं है कि देश के आधे हिस्सों को अलग आर्मी जो देखें और देश के आधे हिस्से में कुछ और अलग जो लोग हैं वो जाके खड़े हो जाएं कि हम आर्मी हैं। तो देश की जो सेना है वो एक जैसी होनी चाहिए, करेंसी एक जैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए इन मैटर्स में कुल मिला के, इसीलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं। The union government alone can make laws relating to the subject mentioned in the union list. जितने भी मैटर्स यूनियन लिस्ट में मैंशनड हैं सभी के लिए कानून कौन बनाता है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेकंड लेवल जो है हमारे जो मैंशनड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो है स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में क्या क्या आएगा, स्टेट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट्स एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। तो इस तरह के जो मैटर है, पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन है, तो इनसे कौन डील करेगा, स्टेट। इनके ऊपर कोई कानून बनाना है, कहीं कोई नहर खुदवानी है, कहीं फसलों के दाम डिसाइड करने हैं, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, कोई नया ऑर्डर जो है निकालना है आम सिटीजन्स के लिए, तो वो जो है कौन देखेगा इन मैटर्स को, स्टेट गवर्नमेंट।
फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन, इन सभी चीज़ों, ये सभी मैटर्स जो हैं वो किसके हैं? स्टेट के। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट। तो हमने देख लिया कि स्टेट की अलग लिस्ट है और यूनियन जो गवर्नमेंट है उसकी अलग लिस्ट है। तो दोनों ही अलग अलग अपने इन मामलों पर जो है कानून बना सकते हैं, कुछ भी हस्तक्षेप वो कर सकते हैं, लेकिन आपस में नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। द लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। लेकिन अगर डिस्प्यूट हो जाता है, अब जो तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, वो इसमें नाम मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें वो सभी मैटर आएंगे जो इन दोनों लिस्ट में शामिल नहीं हैं। अब वो वाले मैटर कौन से हो सकते हैं? और एक और चीज़ है कि कॉन्करेंट लिस्ट में वो भी आ सकता है कि दोनों को ही उस पर लॉज बनाने हैं। मींस कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं, जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन में आप देखते हो कि सेंट्रल लेवल पर भी बोर्ड्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और हमारे स्टेट लेवल पर भी बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, जो कि दोनों ही कर सकते हैं। या पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो वो भी दोनों लिस्ट में आएंगे, वो एक थर्ड लिस्ट में डाले गए हैं। और subjects like computer software that came up after the constitution was made, according to our constitution the union government has the power to legislate on this residuary subject। और अगर दोनों में कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है उस मामले में डिसीजन लेने का। We noted that most federations that are formed by holding together do not give equal powers to its constituent units। तो सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस। हम ये भी देखते हैं हमारे देश में कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दिया हुआ है, यानी उनको स्पेशल स्टेट्स बोला जाता है। तो कौन कौन से हैं वो स्टेट? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम। इसमें कुछ स्टेट्स का एग्जांपल लिया है कि ये जो स्टेट हैं इनको क्या बोला है? स्पेशल स्टेट। वो क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे सोशल और हिस्टोरिकल रीज़न रहे हैं जिसकी वजह से इनको एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया हुआ है, और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 में मेंशन्ड है। ड्यू टू देयर पेक्यूलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। क्यों दिया गया है वो भी इसमें यहाँ पर लिखा है कि ड्यू टू देयर पेक्यूलियर, इनका पर्टिकुलर सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांस। ये जो सभी राज्यों के नाम पढ़ रहे हैं, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, ये मेनली ट्राइबल एरिया है। बहुत सारे ट्राइबल पीपल जो है यहाँ रहते हैं, उनके कल्चर जो है हमसे बहुत डिफरेंट हैं। तो इसीलिए उनके कल्चर्स को हर्ट ना हो या वो आगे प्रोग्रेस करें, उसके लिए इनको स्पेशल स्टेट्स का दर्जा मिला हुआ है। These special powers are especially enjoyed in relation to the protection of land rights of indigenous people and their culture, and also preferential employment in government services. India, who are not permanent resident in this state, cannot buy the land or house here। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट नहीं है वो यहाँ ज़मीन नहीं ले सकता। सिमिलरली provisions exist for some other states of India as well। तो ये जो प्रोविज़न है कुछ और देशों को भी है, कुछ और राज्य जो हैं इंडिया में, बार बार देश बोल रही हूँ मैं, कुछ और राज्य जो हैं वो भी क्या है, उनको स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। तो इस पार्ट में इतना ही। होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा तीनों लिस्ट के बारे में और आपको समझ आया होगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम फर्दर रीडिंग करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।